कल हम लोगों ने जहां से छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल हमने सेट पढ़ा था, है ना, सेट, और डेफिनेशन दी थी सेट की, और सेट के बारे में बताया था। अभी सेट के बारे में थोड़ा सा बता के ब्रीफ करके फिर मैं पहुंचता हूं एससीपी पे। एससीपी का पहला ही सवाल जेई का सवाल है। एससीपी का पहला सवाल जेई मेंस में आया हुआ ही सवाल है। तो उस पर पहुंचने से पहले, आप कल मेरी क्लास में नहीं थे, समझना चाहिए हमें कि हम किस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर वो दो बच्चे और आए थे, वो ऑनलाइन है क्या शायद, अब्दुल हादी एंड अरूब खुर्शीद एंड मोहम्मद यूसुफ, तीन बच्चे ये ऑनलाइन है। इसमें से एक बच्चा ऑनलाइन है, जो कल जो बैठा हुआ था वो कहते मैं ऑनलाइन रहूंगा। अच्छा, तो कल जो आए थे उसमें से कोई बच्चा ऑनलाइन अगर है जिसने पहली क्लास की है तो मुझे बता दे जहाँ कल हम थे, क्योंकि फिर मैं थोड़ा सा इसकी रिदम बनाता हूँ लेक्चर की। तो देखिए, जेई जो है ना, जेई मेंस ये कोई वन डे टास्क नहीं है, ये मैराथन है। क्या है? मैराथन है। अगर आप 100 मीटर स्प्रिंट वाले लोग हैं तो आप आउट हो लीजिए, और अगर आपको मैराथन का शौक है, आपको शौक है कि आप 5000 4000 दौड़ना चाहते हैं, तो इस दौड़ में आइए। और ये दौड़ आपको कनेक्ट करेगी यूपीएससी में। यूपीएससी इससे ही बड़ा मैराथन है, समझ रहे हैं ना। ये अगर 5000 मीटर है, वो 10,000 मीटर है। तो ये जो बड़ी चीजें होती है ना, ये इसमें दो चीजें बहुत अहम है। एक तो ये कि हमें अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीव पैदा करना। दूसरा ये कि अपने हर तरीके के इमोशंस पे कंट्रोल करना, हर तरीके के इमोशंस पे कंट्रोल करना। तो कल जहां मैंने बात छोड़ी थी वहीं से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं। जेई में मैंने कल भी बताया था कितने मंथ की विंडो है, ये कितने मंथ का पूरा गेम है, 20 महीने का गेम है। कैसे करके? अप्रैल टू अप्रैल, 12th 11th वाले 11 महीने, 12 मंथ फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल 11th स्टैंडर्ड के, और उसके बाद मई टू दिसंबर, ये 12th स्टैंडर्ड के 8 महीने, जिसमें से मैंने कहा था 2 महीने आप लोग गवा चुके हो, तो बच्चे 18 महीने। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग तुमसे पहले से मैराथन में दौड़ रहे हैं वो तुमसे कुछ तो आगे हैं, तो तुम्हें अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कुछ चीजें अपनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मैंने पूरा इसका पैटर्न डिस्कस किया था और ये बताया था कितने नंबर ऑफ सीट्स होती है, कितने स्टूडेंट बैठते हैं। वो लेक्चर मेरा ऑनलाइन चला जाएगा, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तकरीबन 20 लाख बच्चे बैठते हैं अप्रोक्सीमेट, 20 लाख फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये बाहर भी होता है, बाहर भी तो होता है कंडक्ट जी, सीबीटी मोड पे है तो बाहर भी होता है कंडक्ट, आउट ऑफ इंडिया भी कंडक्ट होता है, जेई मेंस आउट ऑफ इंडिया भी कंडक्ट होता है। तो तकरीबन 20 लाख बच्चों में से 2.5 लाख और 2 लाख बच्चे जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं। यानी एक बच्चा कितने बच्चों को लात मारता है? वो ना, लाइफ इज अ रेस, 3 इडियट वाला, लाइफ इज अ रेस, लात मार के आगे बढ़ना है। तो बाकी वही फाइट है। मतलब उसकी सब बातें सही नहीं थी, वायरस की सारी बातें सही नहीं थी, कुछ बातें बहुत आइडियल थी उसकी। यह बाकी एक मैराथन है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसमें वो उसकी वो दिमाग पे नहीं रख लेनी है कि एक पिट्ठू बन जाओ, या किताबों का ही नहीं, आइडियोलॉजिकली पढ़ना है, इंटरकनेक्टेड। जैसे कि कल मैं बता रहा था, जब मैंने चैप्टर डिस्कस किए थे, मैंने कहा था चैप्टर सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। क्या है? इंटरलिंक है। 20 लाख बच्चे किसी टेस्ट के लिए बैठे, उसमें से 2 लाख क्वालिफाई करें तो 18 लाख तो कट गए ना, 18 लाख कट गए ना। उन 18 लाख को हराने वाले तो 2 लाख हैं। उन 2 लाख में से कितनी सीटें हैं आईआईटी में? कल मैंने बताया था ना, आईआईटी के अंदर कितनी सीटें हैं। जो आईआईटी आप जेई एडवांस लिखोगे, आईआईटी के अंदर, आपके अंदर आईआईटी के अंदर 23 आईआईटीज हैं, जिसमें 7 आईआईटीज कौन से वाले हैं? स्टार्टिंग वाले, शुरू के 7 आईआईटीज, जिसमें कौन कौन है? आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, दिल्ली बॉम्बे कानपुर खड़गपुर गुवाहाटी रुड़की, एक कौन सा रह गया? आईआईटी मद्रास। मद्रास को भूल गए? चेन्नई तो बहुत पुराना है, ज्यादातर पेपर मद्रास सेट करता है। ये 7 शुरू के आईआईटीज हैं।
और उसके बाद कितने एक्सटेंड हो गए, 7 प्लस कितने एक्सटेंड हुए, 23 बनाने के लिए। अरे 7 में कितना जोड़ू भाई, 23 नहीं निकाल मिल रहा तुम्हें, 7 में कितना जोड़ू 23 हो जाए। अरे इतना इतना प्रेशर, 16 जोड़ूंगा ना, इतना प्रेशर। यानी 16 IITs बाद में बने, 16 में 7 नहीं जोड़ा जा रहा। अरे बाप रे, तो मैराथन है, घबरा गए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आंखें खुली रखो, मैं कह रहा हूं लगे रहो। एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग उन 2 लाख लोगों में से तो हो जो IIT जेई मेंस क्वालिफाई करें, ये हमारा प्रॉमिस है। बाकी कर जाओगे, लेकिन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर, मेंटली प्रिपेयर बहुत ही जुनून के साथ। इसलिए इस बैच का नाम जुनून रखा गया, जुनून चाहिए भाई, ठीक है ना। ये 16 IIT सब मिलके कितनी सीटें हैं अप्रोक्सीमेटली, कितनी सीटें हैं टोटल, तकरीबन 42,000 के करीब सीटें हैं IITs के अंदर। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे ऑक्युपाई हो पाते हैं उधर, सब जोड़ जाड़ के मैंने कहा था लगभग लगभग 1 लाख के करीब बच्चे। तब भी जो जेई मेंस वाले हैं वो फिर 1 लाख रह गए, वो दोबारा से देते हैं, फिर वो बच्चे तुम्हारे साथ फाइटिंग में होंगे। तो अपनी फाइटिंग को जो जितना जल्दी शुरू करता है वो रिजल्ट पे उतनी जल्दी ही पहुंचता है, ठीक है ना। तो ये बात मैंने इसलिए दोबारा बता दी ताकि भूल ना जाओ कि किस प्रोग्राम में हो, ठीक है। अब हम कल पढ़ रहे थे सेट, मैंने कल बता दिया था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और उसके बाद मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिए थे, मैंने कहा था सेट को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, एक क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होती है रोस्टर फॉर्म। ये हमने डिस्कस की थी, मैंने एसएपी के कुछ सवालों में सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के सवाल डाले हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के सवाल डाले हुए हैं। मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको, मैंने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ये कैसी फॉर्म है, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। मैंने कहा था इसकी कुछ लिंग्विस्टिक होगी, एक लैंग्वेज होगी, क्योंकि सेट क्या है, सेट शुरुआती चैप्टर है, सेट एक शुरुआती चैप्टर है। मेरा लेक्चर जरूर जाके देखना कल वाला, मेरा लेक्चर कल वाला जरूर जाके देखना, क्योंकि इंटरलिंक कर रहे हैं सारे चैप्टर एक दूसरे को। सेट क्या है, बुनियाद है, इसमें दीवारें खड़ी करनी है आपको। तो सेट एक तरीके से क्या देता है, लैंग्वेज देता है आपको, क्या देता है, लिंग्विस्टिक देता है, भाषा देता है, किसकी, मैथमेटिक्स की। इसी पे सारी चीजें डिफाइन करेंगे हम, इसी से सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम। तो अब अगर ये लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के बारे में समझना जरूरी है। ये सारे सिंबल मैंने कल डिस्कस किए थे, ये 2 बिंदी किसकी होती है, सच दैट x such that x is equal to n upon n square plus 1। तो n बताना पड़ेगा ना, where n belonging to natural number। इस n का क्या मतलब है, natural number। this n refer for natural number, the counting number started from 1 2 3 and so on। तो अगर मैं इसका ओपन फॉर्म निकालूंगा तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या बनेगा, आपने 1 डाला, क्या आया 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 डाला, क्या आया 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 डाला, क्या आया 3 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 1 3/10। और ये क्या है, ये सेट ऐसे ही एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। तो जो सेट टर्मिनेट ना हो रहा हो, जो सेट यानी कि उसका एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं इसको, ये देखो टाइप्स ऑफ सेट निकाला है, क्या निकाला है, टाइप्स ऑफ सेट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। अब मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूं, ये इसका रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये इसका रोस्टर फॉर्म है, कोई दिक्कत। अब मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया, मैंने एक बी सेट लिखा, मैंने कहा y सच दैट y इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 वेयर n बिलोंगिंग टू, वेयर n लाइज बिटवीन 4 to 10। इसका मतलब है क्या किया मैंने, n के लिए कितनी चॉइस है, 4 5 6 7 8 9 10, कितनी 7 चॉइसेस। तो इसका मतलब है 7 एंट्री आएंगी, 7 एंट्री आएंगी। और ये सेट का रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा, डालिए जरा, जब 1 डालेंगे क्या मिलेगा, 1 नहीं डालना है, कितने डालना है, एन की वैल्यू यहां से डालनी है। तो एन कितना हो गया, यहां से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। आपने 4 डाला, क्या मिला 4 अपॉन 4 माइनस 1 4 अपॉन 3। आपने 5 डाला, क्या मिला 5 अपॉन 4 6 अपॉन 5 7 अपॉन 6 8 अपॉन 7 और 9 अपॉन 8 एंड 10 अपॉन 9।
सारी की सारी एंट्री 1 से बड़ी है और 1 से लेकर थोड़ी सी आगे तक जा रही है। ये क्या है? ये फाइनाइट सेट है। ये कैसा है? फाइनाइट सेट। एक सेट और लिखता हूं मैं, सी में लिखा x such that x belonging to natural number, x belonging to natural number lies between -1 to 0। क्या -1 और 0 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? क्या लिखा है मैंने? x belong to natural number lies between -1 and 0। 0 और माइनस के 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता ना। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया 5। इसको 5 भी लिखते हैं, इसको एम्प्टी करली ब्रैकेट भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? नल सेट। समझ में आ रही है बात? क्या नाम है आपका? तेजस कुमार। तो तेजस, तुम तुम्हारी आंखों में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कुछ कंफ्यूजन से हैं, बहुत सारे तारे से उड़ से रहता ना कि एक कुछ कनेक्ट हो रहा है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा, कुछ सिंबल आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा मैं सही रीड कर पा रहा हूँ? ऐसे ऐसी कुर्सियों पे हमने जो है 20 बीसीयू बैच निकाल दिए, तो रीडिंग तो हमारी सही है। तो कोई बात समझ में नहीं आए तो वो पूछनी है। मैंने अपने लेक्चर में एक बात बोली थी कल। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था 10th क्लास तक बच्चा क्या करता है? टीचर से इंटरलिंक होता है। हम खेल खेल के पढ़ाते हैं ना। यहाँ पे नवाब भाई और अनस भाई पढ़ाते हैं, ये दोनों लोग, नवाब भाई और अनस सर, वो दोनों लोग बच्चों से बहुत खेलते खालते हैं। तो बच्चा और टीचर इंटरेक्ट करता है। यहाँ पे इंटरेक्शन एक चीज का और हो जाता है, बच्चा और टीचर तो कनेक्ट करेगा ही करेगा, टॉपिक्स को भी कनेक्ट करना है। वहां एक आसानी क्या थी कि अगर तुम्हें मैंने एपी पढ़ाई और दूसरे टीचर ने आके तुम्हें क्या पढ़ा दिया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं थी 2 टॉपिक्स की। मैंने तुम्हें क्या पढ़ा दिया? रिलेशन पढ़ा दिया। दूसरा टॉपिक आया वो फंक्शन पढ़ाएगा, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, मैथोडोलॉजी भी चेंज हो जाएगी और इंटरकनेक्शन भी नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही ना बात? जो ये जो स्टडी है ना, मैंने उस दिन भी बोला था, मैंने कहा था यहाँ पे ये स्पाइरल स्टडी है। क्या है? स्पाइरल। एक से दूसरा, मतलब मुझसे तो कनेक्ट रहना ही रहना है आप लोगों को, इवन दो टॉपिक से भी कनेक्ट रहना है। सेट में अगर आपने एक टॉपिक छोड़ा तो क्या मैं आपको इजीली रिलेशन पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब आपको सेट डिलीवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ, सेट समझ में आता है? बड़ी बड़ी आंखें साफ कह रही है नहीं आता है। चोरी छुपा कुछ नहीं है। सेट नहीं पता ना? पहली क्लास है। हाँ, तो कल सेट तुम नहीं थे ना। सेट की डेफिनेशन मैंने लिखाई थी बेटा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या होता है बेटा? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड को अंडरलाइन किया था, याद है? क्या कहा था वेल डिफाइंड के बारे में? जल्दी बता दे। तुम में से कोई ऑफलाइन में से अगर किसी को कोई डाउट है, आवाज मुझे नहीं आ पा रही इधर, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, कोई भी अगर किसी को डाउट है तो। हाँ, जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड, तो आप क्या कहेंगे? देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन, और यानी उसको इंक्लूड करने में और एक्सक्लूड करने में हमें कोई हिचक ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मैंने कहा सेट वही तुम कहोगे, जो तुमने कहा वही ये बताएगा, जो इसने कहा सबका यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th पीसीएम, सारे हैं। मैं तुझसे पूछूंगा तू भी कहेगा सारे, इससे पूछूंगा ये भी कहेगा सारे, मैं पूछूंगा तो मैं ही बताऊंगा हम सारे। अब मैंने कह दिया तुझसे गुड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th पीसीएम। अब गुड में स्पेसिफिकनेस आ गई। जहां स्पेसिफिसिटी आ जाए उसके अंदर मसला क्या फंस जाता है? अब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी चीज। तुम्हारे हिसाब से हो सकता है ये होशियार ना हो, तो तुम कहोगे सर ये गुड नहीं है, एवरेज। तुम्हारे हिसाब से वो गुड है तो तुम उसको गुड में डालोगे। इन दोनों को नहीं डालोगे, ऑनलाइन वाले 2 को डाल दोगे, तो तुम्हारा गुड का सेट अलग हो गया। इसके हिसाब से तुम गुड नहीं हो, सब ऑनलाइन वाले गुड है तो इसलिए ऑनलाइन वाले को डाल दिया। मेरे हिसाब से तुम नहीं हो, 2-4 और है उनको डाल दो, हर किसी का सेट अलग बनेगा। तो इसका मतलब है इस यूनिकनेस नहीं आई। तो जहां यूनिकनेस नहीं आती है वो कभी सेट नहीं होते। तो कहानी ही शुरू सेट की यूनिकनेस से होती है। किससे होती है? मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग बनेगा। बात आ रही समझ? ये बात आई समझ? पक्की बात? अब मुझे बता, एनिमल ऑन द अर्थ सेट होगा? एनिमल ऑन द अर्थ, सब जगह एनिमल एनिमल ही है। ऐसा थोड़ी क्या अमेरिका में एनिमल को जो है इंसान बोल देगा, एनिमल एनिमल ही है। मैं कह दूं डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ,
डेंजरस वर्ड लगा दिया। अब डेंजरस तो वेरिएशन में आ गया, डेंजरस वर्ड क्या वेरिएशन नहीं ले जा रहा। चलो डेंजरस से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो एक और सब मैं कह देता हूं, इंडियन प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। सेट है, सेट है। मैंने कह दिया बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सेट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर किसी की बेस्ट प्लेयर अलग, बेस्ट प्लेइंग 11 इसकी अलग होगी, बेस्ट प्लेइंग 11 तेरी अलग होगी, बेस्ट प्लेइंग। मैंने कह दिया इंडियन क्रिकेट टीम, तो जितनी इंडियन क्रिकेट टीम में प्लेयर है सब आ जाएंगे उसके अंदर। प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, तुमको सूर्य कुमार यादव है, तुमको हरभजन सिंह है, सब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर थे। कोई ये पूछ दे कि बेस्ट, तो बेस्ट में वेरिएशन आएगा नहीं आएगा? तो जहां यूनिकनेस ड्रॉ होती है वो कभी सेट नहीं होता है, ठीक है ना। सेट के फिर मैंने 3-4 फॉर्म लिखाए थे, वो तुम लेक्चर में देख लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, सेट को 2 फॉर्म में लिखते हैं। ये वाली फॉर्म कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। और ये वाली फॉर्म कौन सी है? इसी की ओपन फॉर्म थी ये, इसी को वैल्यू डाल के हमने लिख दिया नंबर्स में, तो ये इसकी ओपन फॉर्म कहलाती है, रोस्टर फॉर्म। तो 2 फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब मैं इन्हीं के सहारे इसी टॉपिक को आगे बढ़ा के टाइप्स बताने लगा तुम्हें। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। तो मैंने क्या कहा था, ये स्पाइरल क्यों बनाया था? इस स्पाइरल का बड़ा ध्यान है। ये स्पाइरल इसलिए बनाया था कि 10 तक 2 चीजें कनेक्टेड थी, मैं और तुम। अब 3 चीजें कनेक्टेड रखनी है, मैं, तुम और टॉपिक। टॉपिक में कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। जैसे कि तुम्हें अभी थोड़ी सी कुड़न सी महसूस इसलिए हो रही है कि तुमने कल का लेक्चर नहीं सुना था, तो 2-4 बातें मिसिंग है। ऐसे ही एक लेक्चर नहीं सुनोगे कुड़न सी महसूस होने लगेगी। क्यों? क्योंकि 2-4 बातें मिस हो जाएंगी। इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इत्तेफाक से क्लास नहीं कर पाए तो क्लास रिकॉर्डिंग में जाता है। आप जाके रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था। आप प्रिपेयर होके आ सकते हैं, इवन दो अगर आप क्लास में नहीं भी हैं तो आपके पास कंटेंट है। वैसे क्या था, कंटेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और फैसिलिटी है, इसको आप प्रिवेल कर सकते हैं। तो ये हो गया नल सेट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से और इससे। एक डी सेट बनाया मैंने, डी में कहा मैंने अ सेट ऑफ y सच दैट y बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लाइज बिटवीन 1 and 3। 1 और 3 के बीच के नेचुरल नंबर कितने होंगे? सिर्फ एक होगा, और वो क्या होगा? 2। जब किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट आ जाए तो ऐसे सेट को कहते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ये टाइप्स लिखा रहा हूं, इनफाइनाइट, फाइनाइट, एम्प्टी, सिंगलटन। और ये सारे एम्प्टी, सिंगलटन, नल सेट, ये सारे फाइनाइट सेट की कैटेगरी में जाते हैं। इनफाइनाइट सेट, ये सारे सेट इनफाइनाइट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, क्योंकि इनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। जिसका एंड पॉइंट ना हो वो इनफाइनाइट। समझ में आ रही है? सिंगलटन सेट फाइनाइट में आएगा, एक एलिमेंट है, गिनती में हो गया ना। जिसमें कोई गिनती ना हो, सेट ऑफ इंटीजर गिन सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिन सकते हो, इनफाइनाइट सेट। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल कोई पूछे तो ये सारे इनफाइनाइट सेट है। कौन कौन से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारे के सारे इनफाइनाइट है, सारे के सारे इनफाइनाइट है। अब इन सब में अगर इस हायरार्की को खाली मैं पूछूं, इस हायरार्की को, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर कौन सा कंटेन कर रहा है? होल नंबर। होल नंबर के अंदर कौन सा कंटेन कर रहा है? बोलो। इंटीजर। इंटीजर को कौन कंटेन करता है? रैशनल। रैशनल को अब ये मत कर देना इरैशनल कंटेन करता है, रैशनल और इरैशनल अलग अलग होते हैं। थोड़ा ऐसे बैठ यार, मजा आए। मुझे देख के ऐसा लग रहा था तो मजा नहीं आ रहा। जेई की क्लास है, हाँ मजा आना चाहिए। लग रहा है ना ऐसे देख के बार बार ऐसा लग रहा है कि यार फंस गए। ऐसा तो नहीं है, फंसना नहीं है, मैराथन है। मैराथन में एक दिन में कुछ नहीं होने का, एक दिन एक महीने में कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। एक दिन एक महीने के बाद जोड़ता है, दौड़ता है, फटाक से 3 महीने वाले पीछे छोड़ देता है। लेकिन क्वांटिटी बहुत जरूरी है। किसकी चाल चाहिए? कछुए की चाल। कछुए की चाल चलते रहिए, कनेक्टिविटी बनी रहे। कनेक्टिविटी बनी रहेगी, यू गॉट द रिजल्ट। आई प्रॉमिस यू गॉट द रिजल्ट। 33% पे रिजल्ट आता है, 33% पे रिजल्ट आता है। तो इतने बुरे हो 33% नहीं ला सकते? 33% पे जेईई मेंस क्वालिफाई होता है। जेईई मेंस क्वालिफाई 33% पे हो जाएगा। लो और बताओ, अब 33% पे जेईई मेंस क्वालिफाई, 33% तुम नहीं ला सकते हो? धुएं निकल जाएगी 33% लाने में। सवाल देखोगे तो टफ होते हैं 33% भी। क्यों? क्योंकि अगर 18 लाख में 2.5 लाख निकल रहे हैं, 18 लाख में या 20 लाख में 2.5 लाख 3 लाख निकल रहे हैं, 17 लाख फेल हो रहे हैं ना, तो वो कौन है? 33 लाख से नीचे वाले हैं ना।
33% नीचे वाले हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतना इजी हल्के में भी नहीं लेने का है, और रोना धोना भी शुरू नहीं कर देना है, पढ़ना है। कनेक्टिविटी बनाए रहोगे, खटाक से बेहतरीन परसेंटाइल आएगी। परसेंटाइल का मतलब जानते हो ना? अगर तुम्हारी 99.9 परसेंटाइल आई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि 0.1% बच्चे ही आपसे आगे हैं, बस इन बच्चों को तुम पीछे छोड़ सके हो, ये भी कह सकते हो। आपके अगर मान लीजिए 91.7% आई है, इसका मतलब क्या है? 100 में से इनको निकाल दो, इतने बच्चों से तुम पीछे हो। परसेंटाइल का ये मतलब होता है, मोटा मोटा समझ गए ना? तो आपको यहाँ पे जेई में परसेंटाइल देखने को मिलेगी। जेई में क्या देखने को मिलेगी? परसेंटाइल। बात आ रही समझ? इंटरेस्ट ले यार, इंटरेस्ट फील कर, फील करेगा तेरी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ानी है अपनी, है ना? ठीक है, आगे जाए। तो मैं ये कह रहा था, इस सबको कनेक्ट कर रहा है। नेचुरल नंबर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर के अंदर सारा रियल नंबर इन सबको कनेक्ट करता है। इसके अंदर इरेशनल भी होते हैं कहीं पे, लेकिन इरेशनल को मैं बाहर डाल देता हूं यहां। यानी रियल नंबर सबको कनेक्ट करता है। तो जो सेट किसी एक पर्टिकुलर हायरार्की में सबसे बड़ा सुपर सेट हो, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इस केस में आर क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट कोई पूछे क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? देखो मजे मजे पढ़ रहे हैं, खेल खेल के सारे मैंने एग्जाम्पल दे दिए और सारे टाइप कैटेगरी बता दिया आपको, कोई दिक्कत? सबसे बड़ा सेट किसी हायरार्की का, एक पर्टिकुलर सिस्टम है कोई, उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। मैंने एक सेट लिया ए 1 2 3, एक सेट लिया बी 4 5 6, एक सेट लिया सी 7 8 9, एक सेट लिया डी 8 11 12, एक सेट लिया एफ 14 13 14 15, यहां पर रोक दिया मैंने, और एक सेट ले लिया लास्ट में एफ 1 to 15। तो 1 to 15 क्या कर रहा है? सबको कनेक्ट कर रहा है। तो 1 to 15 इस पूरी हायरार्की का यूनिवर्सल सेट हो गया। तो यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि लार्जेस्ट सुपर सेट। लेकिन अभी सुपर सेट सबसेट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पहले मैं सबसेट पढ़ा लूं। यहां तक ये समझ में आ गया कि किसी हायरार्की का सबसे बड़ा वाला सेट यूनिवर्सल सेट होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? जरा बोलो मुझे। वेरी गुड, थैंक यू। ऑनलाइन में सही चल रहा है? नो सर, नो सर, थैंक यू, ओके, वेल डन। तो ये आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, सेट को कनेक्ट कर लिया। आगे जाऊं? आगे जाऊं? नोट करना है इसको, ये तो वैसे भी रिकॉर्डिंग में जा ही रहा। आगे जाइए आप, ताकि हम पढ़ा लें 1 घंटे में, लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाए। अब आगे आप आ जाइए, सेट के बाद सब सेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाम से क्या लग रहा है तुम्हें? सब सेट। सब सेट यानी कि पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट। नाम से क्या फील आ रही है? सब सेट। जैसे कि कैप्टन से वाइस कैप्टन, सेट से सब सेट। तो सब सेट का मतलब ही है सेट का पार्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेट किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर कंटेन करता है, क्या वर्ड यूज किया मैंने? कंटेन इन। क्या किया? कंटेन इन। तो कंटेन इन का सिंबल ये है। ये किसका सिंबल है? कंटेन इन। और कंटेन इन को ही हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। तो सबसेट का सिंबल कौन सा है? ये। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो कंटेन करेगा, जिसकी तरफ मुंह बंद होगा उसके अंदर कंटेन करेगा। गॉट इट? ऐसे सिखाते हैं ना, लेस देन इक्वल टू, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, लेस देन इक्वल टू वाला याद है ना 5वीं क्लास में? ऐसे इसमें याद कर लीजिए, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो कंटेन करेगा, जिसकी तरफ मुंह बंद है उसके अंदर कंटेन होगा। तो अगर मैंने लिखा इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उल्टा लिख दीजिए, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन पहली बात फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट बी, अगर बी सबसेट है, सबसेट का मतलब पूरा कंटेन कर रहा है ए के अंदर, तो फॉर ऑल का मतलब समझते हो आप? फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट किसके? बी के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, ये सिंबल याद कर लीजिए, बार बार नहीं बताना है। इसका मतलब है फॉर ऑल, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। इनको काट दो, डज नॉट बिलोंग्स टू, कट भी गया तब तक। इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, इसको काट दो, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है ना बात? और इसका मतलब है कंटेन इन या सबसेट। सबसेट और कंटेन इन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो सारे एलिमेंट जो बी में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां होंगे भाई, श्योर बात है। एंड अगर वो सारे एलिमेंट जो ए में है तो वो एलिमेंट बी में हो भी सकते हैं और बी में नहीं भी हो सकते हैं। देखिए अगर सबसेट के अंदर है, सेट के अंदर होंगे ही होंगे, लेकिन अगर सेट के अंदर है तो जरूरी नहीं है सबसेट के अंदर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट की पॉलिसी है। तो इसका मतलब यहां से एक बात समझ में आई कि अगर हम ये प्रूफ कर दें कि अगर सारे के सारे नोट डाल के, एक बात समझ में आ गई यहां से, नोट डाल के क्या बात समझ में आई, नोट उठाया, बात ये समझ में आई हमारे कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी आफ्टर सर्टेन स्टेप, वो सारे के सारे वाई अगर हम ए में दिखा दें, कहां लिए थे हमने, वाई बी में थे, और कुछ स्टेप्स के बाद हमने ये दिखा दिया कि वाई ए के अंदर भी है, तो सारे वाई थे कहां, बी में, और वो सारे के सारे कहां पहुंच गए, ए में। तो इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा कि बी सबसेट है ए का, बी सबसेट है। अभी वाई को बी में लिया था हमने, सारे एलिमेंट वाई बी के थे और उन सारे एलिमेंट को ए में दिखा दिया, कहीं के एलिमेंट देके कहीं दिखा दिए, तो इसका मतलब है वो उसका सबसेट है। वाइसा वर्सा अगर हमने सारे एलिमेंट एक्स ले लिए किसके, ए के, और आफ्टर सर्टेन स्टेप वो कहां दिखा दिए, बी में दिखा दिए, तो कहां से लिए, ए में, कहां दिखा है, बी में, तो इन दोनों से क्या मतलब हो गया, ए सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा प्रूफ हो जाए कि ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, ऐसा प्रूफ हो जाए कि ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी सबसेट ऑफ ए है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाता है, ए और बी आपस में बराबर है। तो ये वाली बात इसमें समझने की जरूरत है। अगर आपको कहीं पे ये प्रूफ करना हो दो सेट बराबर हैं तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, पहले सारे एलिमेंट एक के लेंगे दूसरे में दिखा देंगे और प्रूफ कर देंगे एक दूसरे का सबसेट है, फिर सारे एलिमेंट पहले वाले के लेंगे वो दूसरे में दिखा देंगे, प्रूफ कर देंगे दूसरा भी पहले का सबसेट है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक के दोनों बराबर ना हो, पहला दूसरे के अंदर कंटेन दूसरा पहले के अंदर कंटेन, ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों आपस में बराबर। तो सबसेट समझ आया। अब मैं पूछना चाहता हूं नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ब्यूटीफुल अप्रोच, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, वो 2 की पावर n होते क्यों है, अगर मैं बनाना चाहूं तो पहले मैं पार्टीशन करके दिखाता हूं आपको। नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n, हम लिखेंगे लेट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू n देन नंबर, इस कार्डिनलिटी का मतलब ये रिफर करता है हैश नंबर ऑफ को, इसको रिफर करता है। मैं कहीं पे अगर हैश बनाऊं तो समझ लेना इसका मतलब है नंबर ऑफ, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स वो कितने होंगे बेटा, 2 रेज़ टू द पावर n। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए और उसके अंदर मैंने कह दिया कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। कोई पूछे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 3, 8 सबसेट होंगे। तो अगर 8 सबसेट होंगे तो भैया दिखाओ कौन कौन से होंगे। ऑनलाइन वालों समझ आ रहा है, कोई अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट करें। क्लियर है ऑनलाइन वालों, कितने होंगे, 2 की पावर 3 8 होंगे, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 3, एन यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ कितने होना चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला लगा दिया आपने 2 की पावर 3 8। लेकिन ये फार्मूला बना कैसे, ये भी तो देखें हम, है ना, वेरीफाई भी तो कर ले इसको, क्रॉस वेरीफाई, तो जरा लिखिए इसके। अब सबसेट का मतलब क्या बताया था मैंने, जो थोरोली कंटेन करे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऑनलाइन में, जो थोरोली कंटेन करे, तो इसके अंदर जरा सेट बनाना चालू करो। हमेशा याद रखो एक सेट के अंदर 2 तरीके के सेट होते हैं, एक तो प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। एक क्या होता है, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सेट्स में कौन सा आता है, वो खुद, एक सेट खुद, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। एक सेट खुद भी अपना सबसेट होता है, और एक सेट फाई होता है सिंगलटन, वो हमेशा सबका सबसेट होता है। तो 2 कंडीशन तो हमेशा याद रखो, एक सेट खुद पूरा अपना सबसेट खुद भी कहलाएगा, और एक फाई नल सेट, है ना। तो 2 तो वो बन गए, उसके अलावा सिंगलटन वाले कितने बनेंगे, तो एक सिंगलटन वाला 1 बनेगा, एक सिंगलटन वाला 2 बनेगा। लिस्ट दैम, मैं उनको लिस्ट करना चाहता हूं, लिस्ट दैम, तो कौन से होंगे, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा सिंगलटन में, एक 3 बनेगा, ये भी सबसेट होगा, ठीक है। अब डबल वाले बनाओ, डबल वाले बनाओगे तो क्या आएगा, 1 2, फिर डबल वाले बनाओ तो क्या आएगा, 2 3, फिर डबल वाले बनाओ तो क्या आएगा,
1 2 2 3 फिर 3 1 फिर डबल वाले बनाओ तो अब 1 2 का 2 1 मत कर देना। मैंने कहा था ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 2 1 1 2 एक ही चीज है, इक्वल सेट है। रिपीटिशन भी हो गया, 1 2 1 2 रिपीटिशन भी हो गया, और मैंने कहा था ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, 1 2 2 1 एक ही होता है। 3 1 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गए। 7वां मैंने बता ही रखा है 5 खुद होता है, और 8वां ये खुद, तो कितने हो गए? हो गए 8। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं। इसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट में डाल दो ताकि याद रहे। ये नोट हमेशा याद रहे कि अगर ए सबसेट बी है, बी सबसेट ए है, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। बहुत मजेदार है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी एहसास कराती है कि भैया यहाँ पे मैथमेटिक्स कुछ अलग होने वाला है, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग घटित होगा। हर दिन दुर्घटना होगी, और उस दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी जरूरी है, और कुछ पाने के लिए जुनून जरूरी है। ठीक है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। अरे भाई ऑनलाइन वालों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अगर है तो चैट बॉक्स में लिखो। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं नो सर, यानी बच्चों को समझ में आ रहा है पूरा पूरा, शाबाश, वेरी नाइस। अब आप जाइए और एसएपी का पहला सवाल उठाइए। एसएपी में यहीं पे खोल लूं, या आप लोगों के पास है? सबके पास? आपने नहीं ली थी? आपने ली थी? आपने ली थी? आपके पास नहीं है तो एक थोड़ा, एक इधर आ जाओ, एक उधर चले जाओ। यही खोल लूं मैं? अच्छा खोल लेता हूँ तो मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यही खोल लेता हूँ, कोई मसला नहीं। एसएपी के लिए बड़ा हमारे साथ कोई मसला नहीं है। यहाँ जाएंगे, यहाँ जाके गूगल क्रोम खोलिए आप, और किसी भी बैच में चले जाइए। यहाँ आ गए हम, और यहाँ से हमने बड़ा कर दे इसको जरा, ये आ गया जुनून बैच। जुनून आईटी जेई में जाइए, जेई में जाते ही आप रिसोर्स में चले जाएंगे। ठीक है ना? एसएपी मेजरमेंट यूनिट, एसएपी टू, ये आ गई सेट थ्योरी, है ना? ये आ गई सेट थ्योरी की एसएपी 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये एसएपी रही। इस पे जाना पड़ेगा? अच्छा यहाँ खुलेगा 5 क्वेश्चन ये ईच। ये पूरा इसका कंटेंट आ जाएगा कि आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है। फिर अच्छा नहीं, प्रीव्यू, एक मिनट। प्रीव्यू असल में वो टेस्ट पे चला गया ना, हम एसएपी देखना चाह रहे थे ना। कंटेंट में आएगा, कंटेंट में, तभी तो मैं कह रहा हूँ उसमें आएगा। अब खुलेगी ना। दूसरी भी आ गई है, ये कल के लिए है, ये मैंने आज बना के दे दिया, ये कल के लिए। इसको भी टेस्ट मत करना, वरना कहोगे ये क्या हो गया, थोड़ा पढ़ लो। पहले ये वाली लो, व्यू टेस्ट। व्यू टेस्ट पे जाओ, पीडीएफ ड्रैग हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अपलोड नहीं करनी, इसी पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से रिव्यू में, अच्छा ओके थैंक यू। ये आ गया। अब इसको जूम कर लीजिए, ये आ जाइए आप, थोड़ा सा कम करिए। ये रहा, दिख रहा है साफ? ऑनलाइन वालों को शायद नहीं दिख रहा हो, तो इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं? इधर तो नहीं खींच सकता ना ये, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब तो दिख रहा है ना? ये है, देखिए सवाल ये है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट। क्या लिखा है? जेई का सवाल है, जेई में आया हुआ सवाल है। टू फाइनाइट सेट हैव एम एंड एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड, द वैल्यू ऑफ एम एंड एन आर रेस्पेक्टिवली। पहला दूसरा दोनों जेई के सवाल है, और दोनों तगड़े सवाल है ना? बस मजा आए, है ना? करंट आए हमारी बॉडी में, क्या दो सवाल हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहीं से मैं नोट ले सकता हूँ, ये यहां से ले सकते हैं ना? ये आ गया, ये उठा लिया मैंने, ग्रीन कलर मेरा फेवरेट। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ
टू फाइनाइट सेट हैव m एंड n एलिमेंट, यानी किसी एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, m, ऑनलाइन वालों दिख रहा है, और दूसरे के अंदर कितने हैं, n। एक के अंदर m एलिमेंट, दूसरे के अंदर n एलिमेंट, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितने बन गए, बोलो 2 की पावर m, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b कितना बन गया, 2 की पावर n। ठीक है ना, ग्रीन कलर से दिख रहा है आप लोगों को। अब सवाल पे जाइए, दोबारा सवाल पे जाइए, आइए। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट, अरे मुझे साफ हो गया, उसको लिखते, अच्छा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द सेकेंड, यानी नंबर ऑफ सबसेट पहले सेट के दूसरे सेट से 112 ज्यादा है, ये तो कह रहा है। सवाल पढ़ लीजिए, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड, दूसरे वाले से 112 ज्यादा है, तो m और n की वैल्यू बतानी है। ये ऑप्शन है 4 7 7 4 4 4 7 7, ये ऑप्शन है ना। m और n की वैल्यू पूछिए। मैं दोबारा से अपने नोट पे आ जाता हूं, इसी पे मैं आगे, सवाल तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने, सवाल दोबारा से भी खोल देंगे। सवाल क्या था हमारे पास, सवाल हमारे पास था कि SAP1 जुनून है ना, मैथ 1 करके होगी ना, M1 करके होगी। क्वेश्चन हमारे पास पढ़ चुके हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए m है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b आपके पास n है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू 112 प्लस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b, ये तो कह रहा है, ये गिवन है। सोल्यूशन पे आ जाए, सोल्यूशन बताइए। पूछ रहा है कि m और n क्या होगा, अब क्या पूछ रहा था, व्हाट इज m एंड n आर रेस्पेक्टिवली, ये तो पूछ रहा था। ठीक है ना, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं जी, 2 की पावर n होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो अगर m और n नंबर ऑफ सबसेट हैं, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने हो गए, a के, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितना हो गया, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a कितना हो गया, 2 की पावर, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 की पावर n, एंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b इज इक्वल टू 2 की पावर n। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर m इज इक्वल टू 112 प्लस 2 की पावर n। इसी को सॉल्व करना है, अब बस इसको सॉल्व करना कला था। 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 112, ठीक है ना। अब बताइए, इसमें अगर 2 की पावर n हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर n से यहां डिवाइड करोगे, 2 की पावर m डिवाइडेड बाई 2 की पावर n क्या हो जाता है, 2 की पावर m माइनस n, सबको पता है ये वाली बात। जैसे 2 की पावर n कॉमन लोगे हो जाएगा 2 की पावर m माइनस n, माइनस यहां से 2 की पावर n कॉमन ले लिया, क्या बचा 1। अब 112 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, करिए, नहीं आई बात समझिए। देखिए 2 की पावर n इसमें नहीं था, तो जब n नहीं था तो आप ऐसे समझिए, हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया, यहां तो था, यहां से इसको निकाला तो यहां क्या बचा, 2 की पावर m बाई 2 की पावर n, जिसको क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, 2 की पावर m माइनस n, और यहां तो 2 की पावर n था ही, तो बाहर निकल के अंदर क्या बचेगा। अब 112 बचा, 112 को आप प्राइम फैक्टर करके देखिए क्या बन रहा है। जब 112 को आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरे ख्याल से क्या बन रहा है, 2 की पावर 4 इंटू 7 यानी 16, 7 112 होता है। वेरी नाइस। हमने 2 की पावर 4 क्यों बनाया, क्योंकि यहां भी 2 की पावर में नंबर फॉर्मेट में है, तो इसको लिख सकते हो आप कितना, 16 इंटू 4, सॉरी 16 इंटू 7। वेरी नाइस, बहुत अच्छी अप्रोच है। अब इसको इस अप्रोच में इसलिए लिखा ताकि हम कंपैरिजन कर सके। अब कंपैरिजन करिए, तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 16 को 2 की पावर 4, और इसको लिख सकते हो 7 को 2 की पावर 3 माइनस 1, लिख सकते हो, लिख सकते हो 8 माइनस 1, लिख दिया। अब ये कंपेरेबल है 2 की पावर 4, अब आप दोनों तरफ कंपेयर कर सकते हो। जब कंपेयर करोगे तो यहां से n इक्वल टू कितना आ गया भाई, डायरेक्टली 4 आ गया, और यहां से m माइनस n इक्वल टू कितना आ गया भाई, 3 आ गया, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस 4 7, देयरफॉर
m इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 4। m और n की तो वैल्यू पूछ रहा था, समझ आया? सीधा सीधा। क्या इस फार्मूले पे बेस सवाल नहीं है? नंबर ऑफ सबसेट पे है या नहीं है? बोल दीजिए है। महाराज समझ आया? इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, जेई का सवाल है, कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आसमानों सवाल नहीं आते। ये सवाल डायरेक्ट हो गया, लेकिन मैक्सिमम सवाल इस तरीके के नहीं होते हैं। मैंने बोला था कल भी, सेट का ज्यादातर सवाल किससे रिलेटेड होता है? इनइक्वलिटीज घुसेड़ता है उसके अंदर। क्या घुसेड़ता है? 11th का चैप्टर नंबर 5 घुसेड़ता है जेई वाला। जेई में कभी भी सवाल डायरेक्ट नहीं होते। ये डायरेक्ट सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला था, है ना? इसके बाद वाला भी डायरेक्ट सवाल है, लेकिन वो यूनियन डाल के उसने पूछा हुआ है। थोड़ा सा उसमें अप्रोच गड़बड़ाई हुई है, ताकि आपके समझ में नहीं आए पूछना क्या चाह रहा है, सवाल ही समझ में नहीं आया, है ना? यानी कि लिंग्विस्टिक अच्छी होना चाहिए, सवाल को पढ़ना आना चाहिए। मैंने एससीपी में एक सवाल डाला कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द फाइंड द ऑल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B where A and B are non-negative integers। क्या डाला? तो बच्चे ने समझ लिया कि सर कह रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैंने कहा देखो पकड़ गए, ऐसे ही पकड़े जाओगे। मैंने कहा जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कह रहा हूं तो भैया ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो सवाल को पढ़ना भी एक कला है। सवाल को पढ़ना भी एक कला है। आपने लगा पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई नहीं तो क्या फंसोगे? फिर फंसोगे ही फंसोगे, तो फंसना नहीं है, ठीक है ना? तो ये सवाल हो गया, अच्छे से समझ आया सब लोगों के। इसका मतलब ये है कि मैं जरा एससीपी पे दोबारा चला जाऊं। कहां चले जी? ऑप्शन ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रिक से कैसे कर पाएंगे भाई, जब तक के नंबर ऑफ सबसेट में इक्वेशन नहीं बना लेंगे। इक्वेशन तो एटलीस्ट बनानी पड़ेगी ना। ऑप्शन ट्रिक भी बहुत ईजी है। ऑप्शन ट्रिक में आप क्या करेंगे, तो इसका ऑप्शन वैसे पहले कौन सा सही हो गया? 7 and 4 वाला, यानी इसका ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है, 7 and 4। ऑनलाइन वालों को समझ आया भाई? ऑनलाइन वाले में कोई ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम हुई हो इस सवाल में? यस सर, ओके। एक बार और बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो इसमें? ऑनलाइन ट्रिक का तरीका बस यही है कि 2 की पावर m इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 112 है, तो आप m और n की वैल्यू यहाँ पे डाल के देख लीजिए। m की वैल्यू कितनी है? 7। n की वैल्यू कितनी है? 4। आपने 7 और 4 डाल के देख लेना है, वेरीफाई कर जाएगी, बराबर आ जाएगी। लेकिन ये इक्वेशन तो बनानी है ना। तो अब चारों ऑप्शन या तो चेक करो, हो सकता है कि ये 7 और 4 डी ऑप्शन भी होता, तो शुरू तो आप पहले ऑप्शन से ही करते, तो ये टाइम लगभग उतना ही शायद लग जाता जितना इसमें लग रहा है। लेकिन ये है कि नंबर अगर छोटे हो तो इजीली सॉल्व हो जाता है। बेहतर ये है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, आप क्या कर रहे हैं, पुट एंड गेट वैल्यू, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अब वैल्यू पुट करिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, इस वाले में बड़ी है, तुमने देखा नहीं लग रहा, इस वाले में बड़ी है। 4 7 M4 है, N7 है पहले वाले में, दूसरे में M7 है, N4 है। हाँ, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे किसी में बड़ी नहीं है। जैसे ऑप्शन ए में M4 है, हाँ, N7 है, हाँ, तो M की वैल्यू, अच्छा हाँ, ये देख सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ सबसेट तो नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेंगे, तो अगर किसी के ज्यादा है तो आप हाँ ऐसे करके आप ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड का एक तरीका हो गया। हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन भी दे दिया। ये क्या हो गया कि आप ऑप्शन को डिस्कार्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो। तो समझ आया पहला सवाल? उसके बाद दूसरा सवाल मैं बाद में कराऊंगा। उसके बाद दूसरा सवाल ये था, ये डायरेक्ट बस इस पे था कि आपको ऑपरेशन आना चाहिए। तो मैं जरा ऑपरेशन पे चला जाऊं, अगर आप अलाउ करो। ऑपरेशन ऑफ द सेट, ये नंबर ऑफ सबसेट समझ में आ गए थे। इसी का एक टॉपिक होता है पावर सेट। क्या होता है बेटा? पावर सेट। पावर सेट कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। किसको कहते हैं बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, ये पावर सेट होता है। यानी पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? आप सारे सेट्स को ए के अंदर लिख दीजिए। यानी कि ए क्या था? ए अगर हमारा 1 2 3 था, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2, समझ गया ना? सारे के सारे 8 के 8 इसके अंदर लिख दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि पावर सेट का एलिमेंट भी इटसेल्फ सेट होता है। पावर सेट का एलिमेंट्स भी इटसेल्फ सेट ही होता है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं लिखोगे x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, ये लिखना गलत है। रीजन मैंने पहले दिन बताया था कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं।
अब ये तुमने इसका एलिमेंट लिया है, मैं बता रहा हूं एलिमेंट ऑलरेडी सेट होता है, तो कभी भी पावर सेट के एलिमेंट को ऐसे नहीं लिखोगे। पावर सेट का अगर एलिमेंट दिखाना है तो ऐसे दिखाओगे, कैपिटल एक्स बिलोंगिंग टू द पावर सेट ऑफ ए। इसका मतलब ये पावर सेट का एलिमेंट भी खुद में सेट है। ठीक है, एक बात और पीछे मिस कर गए हम, कि अगर कभी ये लिखा हो, अगर ये कभी ये लिखा हो कि ए सबसेट ऑफ बी, ओ सॉरी, अगर कहीं ये लिखा हो ए सबसेट ऑफ बी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर इसको देखें उल्टा तो बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी क्या है? सुपर सेट है ए। अगर ए सबसेट है तो बी क्या है? सुपर सेट ऑफ ए। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत है यहां तक? अगर ए सबसेट है तो बी क्या है भाई? सुपर सेट ऑफ ए है। तो ये हायरार्की में थोड़ी सी कुछ बातें याद करते हुए चल रहा है। आगे बढ़ जाइए। पावर सेट, ये मैंने ये लिखा था कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए हो, तो ये तरीका गलत है। तरीका कौन सा सही है? कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। रीजन, क्योंकि सेट को स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, तो स्मॉल एक्स आप लिखेंगे तो ये तो एलिमेंट हो गया, जबकि पावर सेट का एलिमेंट भी खुद में क्या है? सेट है। इसलिए स्मॉल लेटर से कभी डिनोट मत करिएगा। कुछ बातें अपने जहन में ताजा रखनी है हमेशा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, ये आपको क्या बता रहा है? आर्ट ऑफ राइटिंग्स, आर्ट ऑफ राइटिंग अ सेट। और ये सारी चीजें तुम कहां कंटिन्यू करोगे? रिलेशन फंक्शन में भी करोगे। इसलिए शुरू के दो चार टॉपिक जो है थोड़ा इरिटेट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं। क्या है? फंडामेंटल्स है, जहां से हम अपनी बाउंड्रीज को तैयार कर रहे हैं, हम अपनी बुनियाद रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें पता होना लाजमी है। यहां तक क्लियर है? पावर सेट तक की बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ऑपरेशंस आते हैं इस पे, जो ऑपरेशंस पे लास्ट के 2-3 सवाल है। ठीक है ना? उसके बाद वेन डायग्राम यहीं तक रखेंगे आज। ठीक है ना? उस पर फिर ये तुम्हारी एसएपी हो जाएगी, फिर एसएपी 2 भी उठा सकते हो तुम, एसएपी 2 को भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हो। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं सेट में? सेट को जोड़ नहीं सकते हम, सेट को जोड़ नहीं सकते हो, लेकिन सेट का यूनियन ले सकते हो, सेट का यूनियन ले सकते हो। ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सेट्स को जोड़ नहीं सकते हो, सेट्स का यूनियन ले सकते हो। तो फर्स्ट, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन ऑफ टू सेट? अगर कोई पूछे व्हाट इज ए यूनियन बी, तो आप क्या कहोगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और वर्ड का इस्तेमाल किया है मैंने, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जहां पे और आ जाए उसका मतलब होता है यूनियन। यानी ए में और बी में, दोनों में जो एलिमेंट है वो सारे लिख देने हैं, लेकिन सेट में रिपीटेशन तो होता नहीं, तो रिपीट नहीं करना है। यानी अगर कोई एलिमेंट ए में है वो भी, कोई एलिमेंट बी में है वो भी, और का मतलब वो भी तो होता है, और का मतलब दिस और दिस कॉमन है, तो वो भी आ गए, सारे आ तो गए। रिपीट नहीं करना है, रिपीट तो सेट में होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेट के अंदर मान लीजिए ए के अंदर 1 2 3 4 है, और बी के अंदर मान लीजिए 4 5 6 है, तो जब आप ए यूनियन बी बनाओगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। 4 2 बार है, 2 बार नहीं आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। तो ये यूनियन ऑफ टू सेट्स हो गया। ऐसे ही इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? इन बातों को याद रखना है जहन में। अब पढ़ के आना है, जो पढ़ाएं उसको घर से पढ़ के आइए, क्योंकि लास्ट में हम लोग चाह रहे हैं तुम लोगों का नीट जेई के पैटर्न पे एक पेपर भी ले सके। जितना पढ़ा दे उसी का, उतने ही पढ़ाए हुए का जेई पैटर्न पे एक पेपर ले ले, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो आप पढ़ने क्या जा रहे हो, तभी से तैयार होगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज नथिंग बट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए। यहां पे वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है एंड, यहां पे क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? और। वहां पे क्या इस्तेमाल किया? एंड। इसका मतलब, एंड का मतलब क्या होता है? दिस एंड दिस, इसमें हो एंड इसमें भी हो। इसका मतलब कॉमन की बात कर रहा है। ए में भी हो और बी में भी हो, तो इसका मतलब दोनों में हो। ए में भी हो एंड बी में भी हो, ए में भी हो एंड बी में भी हो, इसका मतलब कॉमन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कॉमन वर्ड्स की बात आ रही है। तो अगर मान लीजिए ए आपके पास 1 2 3 है,
एंड बी आपके पास 2 3 4 5 है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। है ये हो जाएगा। मैंने यूनियन लिखा था इसलिए ध्यान है या नहीं है। सारे लिख दिए थे मैंने। हाँ हो जाएगा, कभी कभी फिलो में ही रहते हैं, जो टीचर लिख रहा है हो जाएगा। अरे भैया कॉमन लिखे जाएंगे, कौन कौन से कॉमन है, सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। कोई दिक्कत, कौन से कॉमन, 2 3 यहाँ है, 2 3 यहाँ है, बाकी कोई कॉमन नहीं। तो यूनियन ऑफ द टू सेट समझ आ गया, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट समझ में आ गया। चौथा है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस क्या होता है। तो ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, ए में से बी निकालना है, जरूरी नहीं है ए माइनस बी हो, बी माइनस ए बी हो सकता है। तो ए माइनस बी की डेफिनेशन हम देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग ए में तो करे बट बी में ना करे। तो जिसको आप माइनस कर रहे हो उसके एलिमेंट को भी माइनस करना चाह रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ, एक्स ए में हो बट बी में ना हो, तो ए में से बी के एलिमेंट को निकाल दो, ए में से बी के। तो कौन से एलिमेंट निकालोगे, जो ए के एलिमेंट बी में होंगे वही तो निकालोगे। इसका मतलब है सिर्फ ये कह रहा है कॉमन एलिमेंट को निकाल दो। इसीलिए इसको ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट अभी मत पूछना, आगे कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देने जा रहा हूं, अब दिखा दूंगा ये क्यों होता है। फिर ए माइनस बी की बात करें तो फिर वही ले रहे हैं, यही एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3 एंड बी फिर वही ले लिया हमने 2 3 4 और 5। आपसे मैंने पूछा व्हाट इज ए माइनस बी, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 में से 2 3 4 घटाओगे। तो जब घटाओगे तो ए में से बी के कॉमन वाले निकालोगे, तो कॉमन वाले कौन से, 2 3, 2 3 निकल गए, तो ए का क्या बचा, अरे 1 सिर्फ, 4 5 क्यों लिखेंगे, ए में से बी के कॉमन वाले, ए के वो एलिमेंट लिखना है जो बी में ना हो, बात खत्म हो गई। अच्छा इसका उल्टा लिखवाओ, अब मैं बी माइनस ए कहूंगा तो सिर्फ 4 और 5 आ जाएगा, क्यों, अब बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो, बात आई समझ। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जो कॉमन अवेलेबल है उनको निकाल दीजिए। बात समझ आ रही है, क्लियर है ना, डिफरेंस समझ आया, यूनियन समझ आया, इंटरसेक्शन समझ आया। अगला एक 5वां पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश। ए डैश होता है वो सारे एलिमेंट जो ए में ही ना हो, जो किसमें ना हो, ए में ना हो। तो इसको इन अदर वर्ड्स और क्या कह सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए निकाल दो, यानी पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल दो। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए शर्त यह है कि यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट पता नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हो ना भाई, तो यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर हैं और ए इसके अंदर के सारे ऑड नंबर हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, इवन नंबर तो ही बचेंगे। कोई दिक्कत, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आप उस सेट में से पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए ही निकाल दो, यानी वो एलिमेंट जो ए में ना हो बस। तो अब ए में ना हो तो कहां हो, तो पूरा यूनिवर्सल सेट डिस्कस करना पड़ेगा ना, उस हायरार्की का सबसे बड़ा सेट यू। तो यूनिवर्सल सेट मैंने तुम्हें दे दिया 1 से लेकर 10 तक, और ए को बता दिया मैंने ऑड नंबर्स, तो कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, इवन नंबर्स। समझ में आ रही बात। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट पे एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट पे एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया जाता है, क्या कि रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट इर्रेशनल नंबर है, यानी कि दो सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी आता है। दूसरी बात, दो सेट के कॉम्प्लीमेंट्री सेट का यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है। इसीलिए रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, और रैशनल नंबर का इर्रेशनल नंबर के साथ यूनियन सेट ऑफ रियल नंबर बनेगा। पहली स्लाइड पे भाग जा, पीछे को जा, अरे पहुंच, ये आ गई। इसमें क्या था, सारे नंबर रियल नंबर के अंदर थे, रैशनल बस बाहर थे। तो रैशनल और इर्रेशनल आपस में कोई कॉमन पॉइंट नहीं, और रैशनल इर्रेशनल सबको मिला दो तो क्या बन गया,
है ना। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका। समझ में आ रही बात? ये ऑपरेशन समझ में आए? नोट करना है, नोट कर लो। ये कहां पहुंच गया मैं भाई? ये पीछे की स्लाइड्स आ गई, आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए हम। लग रहा है बहुत सारी स्लाइड्स ओपन हो रखी थी, उसी में हमने खोल दिया था। ये तो 11 12 13 14 बहुत है। हम, मुझे लगता है नहीं नहीं, चौथी तो लेना है, लेकिन अगर मैं सेव करूंगा तो 4 तक ही तो सेव करना है। इसमें कितनी स्लाइड्स हैं? अनस सर की पूरे चैप्टर की स्लाइड उसी में मर्ज कर दिया हमने क्या? इसको अलग कैसे किया जाएगा? सारी डिलीट कर दें तो हमारा तो अलग सेव हो जाएगा ना। है कितनी ये भी तो देखें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे यार, ये अनस तो निकल गया ठंडी जगह घूमने और मुझे प्रॉब्लम में खड़ा कर गया। ये तो बहुत स्लाइड्स हैं सारी, क्योंकि हमारी अलग। अभी मैं बुला लूंगा। इसी स्लाइड पे ओपन कर दिया था। जतिन सर ने अलग स्लाइड ओपन करी थी अपनी। तो ये मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली वहीं से खुल जाती है। नहीं, मैंने तो वहीं से खोला था, लेकिन वो खुलता वहीं पे है जाके फिर, लग रहा है। चलिए खैर, इसको दोबारा करके अभी इसको सेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप आ जाइए किस पे, ये नोट कर लिया। ऑनलाइन में कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आ रही है सारी बात? सर पावर सेट फिर से समझा दीजिए, अभी समझा रहे हैं पावर सेट। उसके अलावा किसी का कोई डाउट है? यूसुफ का डाउट है, पावर सेट सबसे समझा दीजिए। इसके अलावा हादी, तुम्हें कोई बात समझ ना आई हो तो बताओ। हादी, अरूब, मैट्रिक्स अभी कहां से पढ़ाएंगे? ज्यादा हो जाएगा। अभी सिर्फ 11th का पोर्शन है, वो इंटर कनेक्टेड टॉपिक हो जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं चाह रहा हूं यहीं पर रोक दे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग मुझे लग रहा है थक चुके हो। एक क्लास और है, एक और है। वो किस टाइम से शुरू है? 15 मिनट है अभी? हाँ, तो अभी एक सवाल डिस्कस कर सकते हैं, फिर 5 मिनट का गैप ले लीजिएगा। तो अब आप जाइए इस पे। इसके बाद पावर सेट की बात कर रहा था, हादी कहता पावर सेट समझ नहीं आया। सॉरी यूसुफ, यूसुफ सुनो, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है बेटा। यानी किसी भी सेट के अंदर के जितने सबसेट्स हैं उन सबको लिख दीजिए आप। तो इसके अंदर मैंने ना एक सेट ए लिया था 1 2 3, मैंने सारे लिखे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पीछे बता चुका था, ये मैं बता चुका हूं पीछे, कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं। इधर आइए, ये मैंने लिखे थे, ये नंबर ऑफ सबसेट ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट थे? 1 2 3, 1 2 2 3 1 3, फिर 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब एम्प्टी, एम्प्टी सेट, यानी ऐसी करली ब्रैकेट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, और खुद का सेट भी वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो टोटल 8 सबसेट हो गए। इन सबकी लिस्टिंग कर दीजिए, इन सबकी लिस्टिंग यहां पे लाके कर दीजिए, ये सारे हो गए पावर सेट। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर पावर सेट को आप स्मॉल लेटर से लिखोगे तो ये तरीका गलत है। रीजन, क्योंकि पावर सेट खुद में सेट है, और सेट के लिए स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कभी ऐसे मत लिखिएगा कि एक्स बिलोंग, स्मॉल एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। स्मॉल एक्स बिलोंग लिखोगे तो वो एलिमेंट हो जाएगा, और एलिमेंट इसका खुद का सेट है, तो इसलिए हमेशा लिखिएगा कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। हमेशा क्या लिखिएगा? कैपिटल एक्स बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए। ये तरीका लिखना सही है, ये तरीका लिखने का गलत है। ये सब बात बता रहा था। आप समझ आया यूसुफ? बताओ यूसुफ, मियां समझ में आ गया? ओके ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े। मैं बस एक सवाल कराना चाह रहा था एससीपी का, जल्दी से। ये सीट खाली है, इसके बाद फिर वो दोबारा से नंबर सिस्टम शुरू हो जाता है, यानी 5वीं सीट तक मैं इस्तेमाल कर ले रहा हूं। ठीक है, आ जाइए।
हम जाते हैं दोबारा से अपनी जो खुली हुई एसएपी है, ये रही। इस एसएपी में दूसरा सवाल पढ़िए, तीसरा सवाल और चौथा सवाल पढ़िए, और आसानी से आप कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन उसने 4 ऑप्शन दिए, ए सबसेट बी का होगा, बी सबसेट ए का होगा, ए फाइव होगा या बी फाइव होगा। बड़ा आसान सी अप्रोच थी। क्या करना है, ए सबसेट ऑफ बी, ऑप्शन है ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ए फाइव या बी फाइव, और दे क्या रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, 4 सवाल था ना, 4 सवाल था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। तो ये दोनों रिजल्ट है। अगर किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट के बराबर हो जाए तो वो हमेशा उसमें क्या होता है, उसका सबसेट होता है, कभी सुपरसेट नहीं हो सकता। और दो सेट का यूनियन किसी सेट के बराबर हो जाए तो वो हमेशा सुपरसेट होगा। इसका मतलब है जब दो सेट का इंटरसेक्शन इसके बराबर हो गया तो हमेशा याद रखिए बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसमें नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए, अगर कहीं पे ए यूनियन बी ए के बराबर होता तो इसका मतलब क्या हो जाता, ये हमेशा सुपरसेट होता, तब भी बी सबसेट ऑफ ए होता। समझ में आ रही बात? यानी कि दो सेट का इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट अगर सेट के बराबर है तो इसका मतलब वो छोटा ही होगा ना, और दो सेट का यूनियन यानी दोनों का मिला जुला पार्ट किसी सेट के बराबर है तो मतलब वो बड़ा ही होगा। तो यूनियन अगर किसी सेट के बराबर हो जाए तो वो सुपरसेट, इंटरसेक्शन किसी सेट के बराबर हो जाए तो वो हमेशा सबसेट। ये हमेशा सबसेट, ये हमेशा सुपरसेट। ये दो बातें इस सेट से सवाल से क्लियर होती थी, इसलिए ये सवाल डाला था। तो इसमें ऑप्शन ए इसका क्लियर है। दोबारा से ऐसे भी चले जाते हैं, ये भी खुल जाता है लगे हाथों। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर है। अब आप आ जाइए इसके बाद अगले सवाल पे। अगला सवाल जो इसका था, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अच्छा बी सबसेट ऑफ ए था ना, तो मैंने गलत देख लिया होगा, मतलब करा तो दिया ही ना, समझ में तो आई गई बात, तो गलती से लग गया भाई। बी, ऑप्शन बी है ना, चौथे का बी है भाई, ठीक है, ओके। आ जाइए, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको पढ़ने के लिए मैं यहां पे दो ऑपरेशन लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं, दो ऑपरेशन लिखा रहा हूं। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो प्रॉपर्टीज और समझ लीजिए। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है भाई, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो कई होते हैं, लेकिन मैं दो लॉ ही आपको यहां पे बताना चाहूंगा। दो लॉ काफी होते हैं, बाकी आप समझते हो। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, नंबर्स को उल्टा कर देना, ए इंटू बी इंटू ए बराबर होते हैं। तो ये चीज इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों पे लागू होती है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए भी बराबर होगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। तो लॉ तो बहुत सारे हैं, बस आप दो लॉ याद रखिए, एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एक डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, वो दोनों में लिखा दूंगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये है कि इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिस तरह से मल्टीप्लीकेशन एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। 2 इंटू 3 प्लस 4 को क्या लिखते थे, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, ऐसे लिखते थे, नहीं लिखते थे? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ऐसे ही यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर है तो उसको लिख सकते हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कोई दिक्कत, ये दो लॉ हो गए। इसके साथ दो लॉ होते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा, डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों लॉ जरूर याद रखने हैं, इनके प्रूफ भी मैं करा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि कॉम्प्लीमेंट यूनियन के साथ, दो सेट के यूनियन पे होल कॉम्प्लीमेंट और दो सेट के इंटरसेक्शन पे होल कॉम्प्लीमेंट, ऑपरेशन प्रिजर्विंग नहीं होता। क्या कहा मैंने, ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं करता, यानी जो ऑपरेशन है वो एज इट इज नहीं आ जाता बल्कि उल्टा हो जाता है। यानी कि पहला इसका ये है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन था यहां इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ। इन दोनों का इस्तेमाल इस सवाल में करना है। अब सवाल पे आ जाइए, अब क्या था, सवाल क्या था,
सवाल था कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 5, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन, यहां क्या लगेगा? डी मॉर्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों पे क्या लग जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अच्छा, इंटरसेक्शन और यूनियन भी एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या आता है? फाई आता है। किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके खुद के साथ क्या आता है? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई। फाई का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या होगा? फाई का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, फाई तो खुद में नल सेट है, नल सेट का कॉमन पार्ट किसी के साथ लोगे क्या आएगा? फाई तो ही आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। पांचवे का कौन सा करेक्ट है भाई? हो गए सारे एमसीक्यू। सिर्फ मैंने एक बीच में सवाल छोड़ा है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और मैं तुम्हें छोड़ना चाह रहा हूं, तो उसको खुद ट्राई करेगा। उसके अलावा ये सारे सवाल, इस तरीके के सवाल मैंने डिस्कस कर लिए हैं। बताओ भाई महाराज, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। x such that x is equal to 1 upon 2x minus 1 where x lies between 1 to 5। क्या नाम था, भूल गया मैं। तेजस, डाल दो तेजस। कौन कौन सी वैल्यू डालनी है? x इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन 2x माइनस 1। x की चॉइसेस कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्या आ जाएगा आंसर? x इज इक्वल टू 1 डाला, पहली वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन 1 यानी 1 आ गई। दूसरी वैल्यू 2 डाला, क्या आ गई? 1 अपॉन 4 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 3 आ गई। 3 डाला, 1 अपॉन 6 माइनस 1 1 अपॉन 5। 4 डाला, बोलना 7, ऐसे घबरा के बोलना है। 5 डाल, 9, 5 टू द 10। मोहब्बत से पढ़ा रहा हूं, दबा भी दूंगा एक। 1 अपॉन 9। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना? तो ये इसका आंसर हो गया। अब ये दूसरा, ये क्या, कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। इसको जज करना पड़ेगा। पहला एलिमेंट क्या है? 1 अपॉन 2। दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 अपॉन 5। तीसरा एलिमेंट क्या है? 3 अपॉन 10। चौथा एलिमेंट क्या है? 4 अपॉन 17। पांचवा एलिमेंट क्या है? 5 अपॉन 26। छठा क्या है? 6 अपॉन जो भी है, यहीं से पकड़ लो। ये 1 2 3 4 ये तो एज इट इज जा रहा है। साफ कर देता हूं इसको। 1 अब 1 2 3 4 5 6 ये तो एज इट इज जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं x इसको लिखूं a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n, तो n तो वेरी कर रहा है। 1 डालोगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 2 डालोगे 2 आ जाएगा। लेकिन नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है? 5, फिर क्या आ रहा है? 10। तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको नहीं लिख सकते 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 नहीं हो गया। इस 5 को क्या लिख सकते हो? यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। इस 10 को या क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या दिख रहा है? x इज इक्वल टू एन सच दैट एन स्क्वायर प्लस 1। और n कहां तक जा रहा है? 6 तक। n कहां तक जा रहा है? 6 तक। तो क्या लिख सकते हो? n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर लिख दो लेस देन इक्वल टू 6, या लिख दो n 1 से लेके 6 तक। अप्रोच को समझना, अप्रोच क्या है, समझ गए बात? ठीक है ना? ऑनलाइन वालों कोई डाउट? किसी का कोई डाउट हो तो बोलो। सबके समझ आ गया तो यस सर बोल दो, फिर आगे खत्म करें। कल से हम यही से चालू करेंगे। SAP2 अपलोड कर दी गई है, आप लोग देख लीजिए। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, 1 टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है,
नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है। 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है, ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ये। अब -5000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।